इंटरप्रिटेशन क्या है रोमबर्ग टेस्ट का? अगर नेगेटिव रोमबर्ग टेस्ट है इसका मतलब नॉर्मल, पेशेंट स्टैंड स्टेडली बोथ द आई ओपन एंड क्लोज, बंद करके खोले में अगर दोनों में वो आराम से खड़ा हुआ है तो इसका मतलब रोमबर्ग टेस्ट नेगेटिव है। ये क्या इंडिकेट करता है कि नॉर्मल प्रोप्रियोसेप्शन और वेस्टिबुलर फंक्शन है, उसका मतलब प्रोप्रियोसेप्शन और वेस्टिबुलर फंक्शन दोनों इंटैक्ट है। पॉजिटिव रोमबर्ग टेस्ट का मतलब पेशेंट इज स्टेबल व्हेन द आई ओपन, जब तक आंख खुली है तब तक वो स्टेबल है, लेकिन जैसे आंख बंद करी वो एक तरफ गिर गिर रहा है, मतलब फॉल कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये सेंसरी एटेक्सिया हो गया। ठीक है, यूजुअली ड्यू टू द प्रोप्रियोसेप्टिव और द डोर्सल कॉलम प्रॉब्लम। वैसे विटामिन बी 12 डिफिशियंसी और इन सब के पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से होता है। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन क्या है, अगर पेशेंट स्वे इवन विद द ओपन आई इट सजेस्ट ऑफ द सेरिब्रल प्रॉब्लम नॉट रोमबर्ग। अगर आंख खुली है और तब भी वो गिरा जा रहा है तो ये रोमबर्ग टेस्ट का फंक्शन नहीं है। रोमबर्ग टेस्ट मतलब ये प्रोप्रियोसेप्शन का नहीं है, ये सेरिब्रल कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अंटरबर्गर। ठीक है, अंटरबर्गर टेस्ट होता है, ये क्या होता है, ये आपका इसमें क्या होता है, पेशेंट को बोलेंगे कि एक जगह पे खड़े हो जाओ, स्टैंड इन ए प्लेस, और आंखें अपनी बंद कर लो, और उसके बाद जो अपना नी है ऊपर नीचे अल्टरनेट कम से कम 30 40 50 स्टेप्स ऊपर नीचे करो, हाथ ऐसे करके और पैर को ऊपर नीचे। आप देखो यहाँ पे दोनों हाथ ऊपर कर लिया है और ये आंखें बंद करके स्टेप्स ऊपर नीचे कम से कम 50 से 100 स्टेप्स करना है। तो एग्जामिनर ऑब्जर्व करता रहेगा। और अच्छा हाँ, इन दोनों में जब भी हम करेंगे रोमबर्ग टेस्ट या अंटनबर्गर टेस्ट, तो हमें पेशेंट के पीछे खड़े रहना है, पीछे से ऑब्जर्व करना है, या तो किसी को पीछे खड़ा करके रखना है, क्योंकि अगर वो गिरेगा तो उसको चोट लग सकती है ना, तो पीछे से वो देखता रहेगा, अगर गिरने वाला होगा तो उसको पकड़ लेगा। बस हमें ऑब्जर्व करना है किधर को मूव कर रहा है, बस इतना ही करना है। नॉर्मल रिजल्ट क्या है, नॉर्मल रिजल्ट द पेशेंट रिमेन ऑलमोस्ट इन द सेम पोजीशन, नो सिग्निफिकेंट टर्निंग और ड्रिफ्टिंग। अगर नॉर्मल होगा तो किसी तरफ से नहीं गिरेगा, वो 50 नहीं 100 नहीं 200 कर लेगा स्टेपिंग। अगर ये नॉर्मल होगा तो पॉजिटिव अंटरबर्गर टेस्ट बोला जाता है, तो ये रोटेट कर जाएगा, किसी एक साइड में मार्च करते समय किसी एक साइड में स्विंग कर जाएगा। ठीक है, दिस रोटेशन ऑलवेज इंडिकेट द वेस्टिबुलर वीकनेस ऑन द सेम साइड, जिस साइड उसका वेस्टिबुलर वीकनेस होगा उस साइड वो गिरने लगेगा। ठीक है, अगर वो टर्न करता है राइट साइड में तो उसका मतलब राइट साइड में वेस्टिबुलर लीजन है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या आता है, ये लेब्रेथाइन फंक्शन को बताता है, लेब्रिंथ का फंक्शन। ठीक है, यार यूनिलेटरल वेस्टिबुलर लीजन। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है सेरिबेलर फंक्शन। ये तीनों फंक्शन हम टेस्ट पढ़ रहे हैं। तो सेरिबेलर फंक्शन क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, फिंगर टू नोज, पेशेंट को कहेंगे अपने फिंगर को नोज के पास लाए। ठीक है, पेशेंट टच देयर ओन नोज देन द एग्जामिनर फिंगर रिपीटली, अपने नोज पे फिर एग्जामिनर के फिंगर पे टच कराएगा। ठीक है, तो कितना प्रेसिजन है ये देखने के लिए। अगर ये नॉर्मल होगा तो इंटेंशनल टिमर आ जाएगा, या पास्ट पॉइंटिंग डिसर्थिया। इंटेंशनल टिमर मतलब जब टच करने को जैसे पास में जाएगा तो उसको ट्रिमर आने लगेगा, वो टच नहीं कर पाएगा। और पास्ट पॉइंटिंग मतलब कि यहाँ तक पहुंचना है जैसे, तो वो यहाँ तक चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टच कराना है तो यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, फिंगर टू फिंगर टेस्ट, पेशेंट टचेस बोथ इंडेक्स फिंगर टुगेदर इन फ्रंट ऑफ देम। ठीक है, तो उसको कहेंगे अपना फिंगर टच करो। ठीक है, तो अगर फिंगर टू फिंगर टेस्ट हो गया, फिंगर टू नोज, ठीक है, टेस्ट हो गया। हिल टू सिन, हिल में पेशेंट क्या एक लेग का अपोजिट साइड नी पे रखेगा और उसको नीचे सिन पे रब करते हुए जाएगा। अगर अब नॉर्मल होगा तो ट्रिमर आने लगेगा, पैर में ट्रिमर आने लगेगा तो सेरिब्रल लीजन होगा ये। ठीक है, और चौथा क्या है, रैपिड अल्टरनेशन मूवमेंट। तो डिसडायकोकाइनेसिया जो होता है, डिसडायकोकाइनेसिया टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि रैपिड प्रोनेशन सुपिनेशन, रैपिड प्रोनेशन सुपिनेशन या फिंगर टैपिंग, टो टैपिंग करवाएंगे। अगर ये एबनॉर्मल कब होगा, अगर स्लो करेगा, ठीक है, या जल्दी जल्दी नहीं कर पा रहा है, ठीक है, या इरेगुलर कर रहा है, तो ये डिसडायकोकाइनेसिया बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये हमारे सारे ये टेस्ट हो गए। अब इसमें हम नोज और पीएनएस का एग्जामिनेशन भी करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, बायलेटरल नोज का एग्जामिनेशन, नेजल एग्जामिनेशन देखेंगे। ठीक है, थोड़ी हम ले करके कि कोई
कि उसका सेप्टम किधर डेविएटेड है, जिस साइड में डिजीज है ज़्यादा सेप्टम डेविएशन तो नहीं है कि नोज ही ब्लॉक है, क्योंकि अगर ज़्यादा सेप्टम डेविएटेड होगा, ग्रॉसली डेविएटेड होगा तो हम सर्जरी करेंगे तो हमारा जो है टीएम फिर से जो है रिट्रैक्शन होगा और परफोरेट कर सकता है। तो अगर सेप्टम डेविएटेड है तो पहले हम सेप्टोप्लास्टी करेंगे, उसका पहले नोज ब्लॉकेज हम उसका प्रॉपर ओपन करेंगे, मतलब कि उसकी पेटेंसी बनी रहे। ठीक है, तो उसमें हमें देखना है कि किस साइड डेविएशन है, नेजल सेप्टम डेविएशन कितना नॉर्मल है या बहुत ज़्यादा ग्रॉस है सेप्टम डेविएशन। पीएनएस एग्जामिनेशन करेंगे कि उसको जो है साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ ओरल कैविटी, वो देखना है पूरा आपका, टॉन्सिलाइटिस या एडिनोइड ये सब भी देखना है आपको। ठीक है, सिस्टमिक एग्जामिनेशन में हमारा इतना कोई रोल होता नहीं है, बट आप अगर उसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सीवीएस, नॉर्मल, S1 S2, साउंड हार्ट, रेस्पिरेटरी रेट के बारे में ये सब लिख सकते हो, सीएनएस एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। ठीक है, अब डायग्नोसिस कैसे बतानी, अब हमारा सारा एग्जामिनेशन हो गया और हिस्ट्री एग्जामिनेशन सारा हो गया। अब डायग्नोसिस पूछेगा एग्जामिनर की डायग्नोसिस बताओ, तो डायग्नोसिस, प्रोविजनल डायग्नोसिस बता सकते हैं। अगर आपकी कंफर्म डायग्नोसिस है तो आप कंफर्म भी बता सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, प्रोविजनल डायग्नोसिस ही बताते हैं ज़्यादातर यूजी के बच्चे। तो ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, जो हमने हिस्ट्री एग्जामिनेशन लिया था, तो माई प्रोविजनल डायग्नोसिस इज, जिधर की डिजीज है, लेफ्ट साइड की है तो लेफ्ट साइड, राइट साइड की राइट साइड, अगर बायलेटरल तो बायलेटरल COM विथ, अगर एक्टिव डिस्चार्ज है, इस समय डिस्चार्ज है तो एक्टिव, नहीं है तो इनएक्टिव। ट्यूबोटिम्पैनिक डिजीज है, मतलब सेफ टाइप है तो ट्यूबोटिम्पैनिक, अगर अनसेफ टाइप है तो स्क्वेमस विथ, अरे मैंने एक चीज तो भूल गया मैं, आपको एक ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट भी था। ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट जो था, अब ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट मैंने यहीं पे मेंशन किया था। अब यहाँ पे नेक्स्ट होता है ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट, TFT टेस्ट होता है। अब इसमें क्या होता है, रिनीज टेस्ट होता है। ठीक है, रिनीज टेस्ट होता है, और क्या होता है, वेबस टेस्ट होता है, और एक होता है ABC। अब ये 256, 512 और 1024 तीनों से करेंगे। राइट और लेफ्ट का हमें बताना है, किससे पॉजिटिव है किससे नेगेटिव है, ये सब लिखना पड़ेगा ना, किससे पॉजिटिव किससे नेगेटिव दोनों साइड में। तो ये करना है, किधर लेटरलाइज हो रहा है, वेबर किधर लेटरलाइज हो रहा है, और एयरबोर्न कंडक्शन क्या है, सेम एज एग्जामिनर है कि डिक्रीज है। ठीक है, तो ये है, उस हिसाब से हम जब ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट करेंगे तो ये देखो ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट करेंगे तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ट्यूनिंग फॉर्क के प्रोंग को ले जाके के पहले हम एयर कंडक्शन के बारे में पता करेंगे, फिर जब उसको सुनाई देना बंद हो जाएगा तो बोन कंडक्शन की तरफ ले जाएंगे। तो उस समय एयर कंडक्शन, बोन कंडक्शन के बारे में पता करना। उसके बाद हम वेबर्स में क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, उससे देखते हैं किधर लेटरलाइज हो रहा है, अगर दोनों साइड में है, अगर जिस साइड में डिजीज है तो अगर तो उस साइड में, अगर कंडक्टिव हियरिंग लॉस है तो जिस साइड में ज़्यादा बड़ा परफोरेशन है तो उधर हियरिंग कम आएगी। ठीक है, उधर को लेटरलाइज हो जाएगा, जिधर बस होगा। सेंसिन्यूरल में अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो ये रिनीज के बारे में है। एयर कंडक्शन मोर देन बोन कंडक्शन, ये नॉर्मल में होता है, और कंडक्टिव डिफनेस अगर होती है तो बोन कंडक्शन ज़्यादा हो जाएगा एयर कंडक्शन से। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जो वेबर्स होगा वो किधर लेटरलाइज होगा, जिधर ज़्यादा हियरिंग कम होगी, मतलब डिजीज जिधर ज़्यादा है, हियरिंग जिधर कम है, उधर वेबर्स चला जाएगा। ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस में है। लेकिन SNHL में क्या होता है, SNHL में उल्टा हो जाता है। SNHL में जिधर बेटर ईयर है उधर तो लेटरलाइज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उधर का बोन कंडक्शन नॉर्मल है। एयर बोन कंडक्शन सेम एज एग्जामिनर नॉर्मल में होगा, सेम एज एग्जामिनर इसमें भी कंडक्टिव में, लेकिन जब अगर SNHL कंपोनेंट होगा तो उसमें कम हो जाएगा, उसको कम देर तक सुनाई देगा उसको कम देर तक सुनाई देगा। जब एग्जामिनर अपने सामने लगाएगा तो उसको सुनाई देता रहेगा। ठीक है, अब WHO का जो नॉर्मल हियरिंग के जो डेसिबल होते हैं उसमें क्या होता है, मतलब जो भी है, ये WHO का क्लासिफिकेशन है हियरिंग लॉस का। ठीक है, अब इसमें क्या है कि नॉर्मल हियरिंग कितने से मानी जाए, 0 से 25 डेसिबल तक, माइल्ड 26 से 40, मॉडरेट 41 से 55, मॉडरेटली सीवियर 56 से 70, और सीवियर जो होता है 71 to 90, और प्रोफाउंड कितना होता है 91 के ऊपर अगर है तो प्रोफाउंड।
अब इसमें हम कैसे पता करते हैं, हम ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट करते हैं, वीसी की फाइंडिंग लिखते हैं। अब हमें कैसे बताना है कि ये माइल्ड है, मॉडरेट है या वो है, क्योंकि ये तो एक तो पीटीए कराते हैं, प्योर टोन ऑडियोमेट्री, एक तो उससे पता चलता है और एक इससे पता चलेगा। तो इट इज डन टू द नो द डिग्री ऑफ डिफनेस। ठीक है, अगर अगर ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट हमने किया 256, 512, 1024 से, अगर 256 नेगेटिव आया और 512 पॉजिटिव और 1024, तो इसका मतलब सिर्फ जो हियरिंग जो डिफनेस है वो 20 से 30 डेसिबल का। ठीक है, तो 20 से 30 डेसिबल किस में आएगा, 20 से 30 डेसिबल आपका माइल्ड में आएगा, तो ये माइल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये माइल्ड में हो जाएगा। और नेगेटिव है, अगर 256 भी नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव मतलब रेनिज टेस्ट नेगेटिव है, तो मतलब कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। ठीक है, और 512 भी नेगेटिव आ रहा है, लेकिन 1024 से अभी भी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब 1024 को सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो 30 से 45, अब देखो 30 से 45 तो या माइल्ड और मॉडरेट दोनों के बीच में आ रहा है, तो 45 तक आ रहा है। अगर 45 तक है तो ये जो है मॉडरेट कह सकते हैं आप। ठीक है, अब अगर तीनों से निगेटिव आ रहा है तो मतलब 45 से 60 तक, तो 45 to 60 मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो ये मैक्सिमम क्या हो सकता है, मॉडरेटली सीवियर तक हो सकता है। ठीक है, अब ये हो गया। अगर सीवियर आ रहा है, अगर सीवियर हियरिंग लॉस आ रही है, तो कहीं ना कहीं उसका एसएनएचएल कंपोनेंट भी है। ठीक है, तो ऐसे में वेबर डिसाइड करेगा कि किधर लेटलाइज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, तो हम यहाँ से बता देंगे कि माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर कंडक्टिव हिल। अब विदाउट एनी एक्स्ट्रा केनेल और इंट्राकेनेल, जो हमने इस जो नो हिस्ट्री हमने पढ़ा थी, नेगेटिव हिस्ट्री जो एक्सक्लूजन हमने किया था, तो उसमें हमें सब पता चलेगा कि कोई इंट्राकेनेल या एक्स्ट्रा क्रेनियल कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जो सीएसएम के कॉम्प्लिकेशन होते हैं एक्स्ट्रा केनेल इंट्राकेनेल, वो हमने रूल आउट कर लिया है। ठीक है, तो इंट्राकेनेल विथ एसिम्प्टोमेटिक, मैंने बताया ना कि जब आप नोज और नोज का एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको डीएनएस देखना है, उसको सेप्टम देखना है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा ग्रॉसली नहीं है तो आपको एसिम्प्टोमेटिक राइट साइड या लेफ्ट साइड जो भी डीएनएस है बोलना है। ठीक है, अगर ग्रॉस है तो बताना है कि ग्रॉस लेफ्ट साइड डीएनएस जो भी है। ठीक है, अब पिन्ना का ये वर्टिकल पोजीशन, अब इसमें कुछ मैं एनाटॉमी बता देता हूँ। अब इसमें क्या होता है, पिन्ना का जो नॉर्मल शेप साइज, जब हम एग्जामिनेशन कर रहे थे तो नॉर्मल शेप साइज किस लेवल पे होता है, तो ये देखो अपर आईब्रो से लेकर के अपर एंड ऑफ पिन्ना जो होता है वो विद आईब्रो से होता है, और जो लोअर एंड होता है पिन्ना का वो बेस ऑफ नोज से, यहाँ से इसके बीच में पिन्ना होना चाहिए। और जो इंटरकैंथल जो आउटर जो हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे लेटरल कॉर्नर ऑफ द आई से, तो इंस्पेक्ट करेंगे टॉप ऑफ द पिन्ना, तो ये जो होता है इसके नीचे है। अगर अगर इसके नीचे आ गया पिन्ना, अगर यहाँ से है तो इसका मतलब लो सेट ईयर है। ठीक है, अगर ये होगा तो लो सेट ईयर। ओरिएंटेशन क्या होता है, जो पिन्ना का एंगल होता है मेस्टोइड से वो 20 to 30 डिग्री होता है। अगर 40 से ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब प्रोट्रूडिंग ईयर हो गया, जो बैट ईयर होता है। ऐसे बैट ईयर के बिल्कुल प्रोट्रूडेड होते हैं, बहुत ढेर सारा एंगल होता है, मतलब 40 डिग्री के ऊपर का एंगल बन जाता है। अब हम ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, तो पहले ओटोस्कोपिक एग्जामिन, अगर आपको ओटोस्कोप दे दिया जाएगा तो कैसे एग्जामिन करेंगे, तो ओटोस्कोप एग्जामिनिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो स्पेकुलम अटैच करना पड़ेगा। ओटोस्कोप मिलेगा, उसमें स्पेकुलम लगाना है आपको। ओटोस्कोप को टर्न ऑन करना है, लाइट उसकी जलानी है, फिर उसको होल्ड लाइक ए पेन की तरह उसको पकड़ना है ऐसे बिल्कुल। ठीक है, और उसका एक हाथ से पिन्ना पकड़ना है, 3 फिंगर में पिन्ना को पकड़ना है, होल्ड लाइक इसको पेन की तरह होल्ड करना है और धीरे धीरे जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकाएक आपको अंदर जाना है। ठीक है, उसके बाद अप्रोच फ्रॉम द साइड ऑफ द लेवल ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के साइड में आपको बैठ जाना है। एग्जामिन द पिन्ना एंड पोस्ट ऑरिकुलर लीजन, ये सब तो देख लेना है। रिट्रैक्ट करना है पिन्ना को, कैसे, बुल, क्योंकि एस शेप होती है, एस शेप होती है ये सी। ठीक है, तो बुल से जो क्या होता है बैकवर्ड अपवर्ड एंड लेटरल करोगे तो वो स्ट्रेट हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद हमें इंसर्ट करना है स्पेकुलम धीरे धीरे। ठीक है, इंसर्ट इनटू द हेयर बियरिंग स्किन रेस्टिंग फिंगर ऑन द पेशेंट नेक। ठीक है, इसका सहारा भी लेते हुए आपको जो जिसको पकड़ोगे तो इसको इसके साथ जो है आपको जो है फिंगर को रेस्ट करना है इसके नेक पे। ठीक है, धीरे धीरे जाना है। एसेस द ईयर कैनाल एंड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड मिडिल ईयर, तो जो भी है देखो, नॉर्मल टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, कोन ऑफ लाइट दिख रही है, ये भी नॉर्मल ईयर ड्रम है। ठीक है, ये लेफ्ट साइड का है, ये राइट साइड का है। अब ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन होगा
तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको जो है क्या मिलेगा, ईयर ड्रम में भी लुक्ड सब इन रिट्रैक्टेड दिखेगी, ठीक है। अगर परफोरेशन होगा तो परफोरेशन दिखेगा, ठीक है। अगर ड्राई परफोरेशन होगा बिना डिस्चार्ज का तो आपको ये परफोरेशन दिखेगा, ठीक है। और बाकी ये सब, ये देखो क्रोनिक क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया, लेफ्ट साइड में देखो पस भी है, ठीक है। ये लार्ज सेंट्रल परफोरेशन है, ठीक है, लार्ज परफोरेशन, ठीक है। तो आपको ये देखना, ये देखो टीएम है, ये टीएम मैंने बता दिया, कोन ऑफ लाइट है। अब ये देखो ये टीएम है, ये जो ये पूरा टीएम है। अब ये परफोरेशन ये तुम्हारा लेटरल प्रोसेस है, ये हैंडल ऑफ मेलियस है, ये परफोरेशन। अब ये इपिथेलाइज्ड हो गई मार्जिन, ये जो मार्जिन है आपकी पूरी इपिथेलाइज्ड हो गई, ये रफ मार्जिन नहीं होती, ठीक है। अब ये देखो पेन लाइक होल्ड किया है, एक हाथ से जो है पिन्ना को उसको पुल किया हुआ है और इसको धीरे धीरे अंदर इंसर्ट करेंगे देखते हुए, ठीक है। तो हमारा एक तो ये हो गया, एक रोमबर्ग टेस्ट हो गया। अच्छा, आप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्शन क्लासिफिकेशन भी कभी कभी पूछ सकते हैं, अगर आपने सब बहुत सही अच्छे से बताया तो। जो एटिक का रिट्रैक्शन होता है, मतलब पार्स फ्लैसिडा में अगर रिट्रैक्शन बन रहा है, अगर मतलब गड्ढा बन रहा है उसमें, तो उसे टॉस क्लासिफिकेशन कहा जाता है। और जो पास टेंसा का रिट्रैक्शन होता है उसे सेड क्लासिफिकेशन। स्टेज 1 में क्या होता है, इसमें क्या होगा, जब रिट्रैक्शन होगा तो नेक ऑफ मेलियस को टच करेगा, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगी अंदर को जाएगी, ठीक है। तो वो एटिक का, देखो टॉस से टेंसा नहीं होता, टेंसा का सेड है, ठीक है, टेंसा का सेड है तो उल्टा होता है, ठीक है। टेंसा टॉस नहीं होता है, पास टेंसा का सेड होता है, उसका अपोजिट वो होता है, ठीक है। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो जो स्टेज है पास टेंसा का सेड क्लासिफिकेशन, ये क्या होगा, इसमें स्लाइटली रिट्रैक्शन होगा, ठीक है, ग्रेड 1 में सेड का, ठीक है। तो इसमें स्लाइट रिट्रैक्शन होगा, तो इसमें स्लाइट रिट्रैक्शन होगा, ठीक है, इसमें स्लाइट रिट्रैक्शन होगा। बाकी आप इसको पढ़ लेना। पास फ्लैसिडा का जो होता है टॉस क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। रिट्रैक्टेड टीएम अभी जो है नेक ऑफ मेलियस को टच कर लेगा, फिर जो होता है स्कूटम होता है, ये स्कूटम वाला एरिया होता है, इसको इरोड करेगा तो स्लाइटली पार्शियल इरोड करेगा, फिर जो है एक्सटेंसिव इरोजन होगा, ठीक है। इसमें भी 5 ग्रेडिंग होती है, ठीक है। कैनाल, डोरेलोज कैनाल क्या होता है, पेट्रोक्लिनाइड जो है, पेट्रोक्लिनाइड लिगामेंट होता है। अब ये किसको जोड़ता है, ये एक्सटेंड फ्रॉम द पेट्रस अपेक्स, ये पेट्रस अपेक्स, ये पेट्रस बोन है हमारी, जिसमें हमारा पूरा ईयर है, मतलब इनर ईयर, ठीक है। तो पेट्रस में, तो ये पेट्रस अपेक्स से कहाँ पे जाएगा, पोस्ट क्लिनोइड प्रोसेस या क्लाइवस से। तो ये होता है पेट्रो आपका क्लिनोइड लिगामेंट, ये होता है पेट्रोक्लिनोइड लिगामेंट। यही जो अंदर ही इसके नीचे होता है ये आपका डोरेलोज कैनाल बोला जाता है। इसमें 6th क्रेनियल नर्व जाती है, ये देखो पेट्रोस्फिनोइडेड लिगामेंट या पेट्रोक्लिनोइड लिगामेंट, ये 6th नर्व जा रही है। यहाँ पे होता है आपका 6th ट्राइजेमिनल का न्यूक्लियस, जिसे बोला जाता है मैकेल्स कीव, ठीक है। इसकी वजह से रेट्रोऑर्बिटल पेन यहाँ पे होता है। अब ये हो गया। अब केस आपको से अप्रोच पूछ सकते हैं, क्या करोगे अगर एक्टिव डिस्चार्ज है तो क्या करेंगे, एंडोस्कोपिक पहले क्लीनिंग करेंगे और उसमें स्वैब लेके पस का भेज देंगे कल्चर और सेंसिटिविटी के लिए, ठीक है। और ओरल और टॉपिकल एंटीबायोटिक दे देंगे 7 दिन के लिए, और पानी वानी से बचाने के लिए उसको बोल देंगे। एटलीस्ट 3 to 4 वीक होना चाहिए, ईयर बिकम ड्राई। अदरवाइज जो होता है, जो हम माइक्रोप्लास्टी या टिम्पैनोप्लास्टी करेंगे वो फेल कर जाएगा ना, इन्फेक्शन रिकर हो सकता है। और अगर हम प्लान कर रहे हैं, अगर मान लो ड्राई हो गया, 3-4 वीक से ड्राई है, मतलब 1 मंथ से, तो हम पहले प्योर ऑडियोमेट्री कराएंगे उसकी हेयरिंग के बारे में, और एक्सरे मेस्टोइड कराएंगे, सुलर्स व्यू। सेफ टाइप डिजीज में एक्चुअली अगर आपका कोई HRCT टेम्पोरल तब कराएंगे जब अनसेफ टाइप का हो। पहले तो उसमें भी अनसेफ में हम क्या करेंगे, पहले ऑटो एंडोस्कोपी या माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद हम उसमें भी क्या इंडिकेशन होता है, अगर हमारी डायग्नोसिस कंफर्म नहीं हो रही है अनसेफ में, तो हम HRCT करते हैं। तो इसमें इसका इंडिकेशन क्या होता है HRCT का, इम्पेंडिंग कॉम्प्लिकेशन, इंट्राकेनियल और कोई एक्स्ट्राकेनियल हो, या एक्सटेंट ऑफ कोलेस्टोमा जानना हो, ओसिकुलर स्टेटस के बारे में पता करना हो, ठीक है, फेशियल कैनाल का स्टेटस पता करना हो, और टेगमेंट और सिग्मोइड साइनस प्लेट का स्टेटस, और उसको कोई एनाटॉमिकल वेरिएशन या हाई जुगुलर बल्ब जानना हो, हाई जुगुलर बल्ब तो नहीं है, ठीक है, या लेबरथाइन फिस्टुला, और लास्ट में मेडिको लीगल जो होता है वो पर्पज होता है।